आज हम अध्ययन करेंगे आयोजन एवं संचय के बारे में। व्यापार में जब हमारे पास में किसी भी प्रकार की भविष्य में होने वाली हानियों के संबंध में हमें व्यवस्था करनी होती है, तो उसके संबंध में हम दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, एक आयोजन, एक संचय। वस्तुतः दोनों का उद्देश्य लगभग समान है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार आयोजन से आशय उस राशि से है जो स्थायी या चल संपत्ति के मूल्यों में कमी आने के कारण उनके नवीनीकरण के लिए मूल्यह्रास के आयोजन के लिए रखी जाती है या अपलिखित कर दी गई हो, अथवा ऐसे किसी ज्ञात दायित्व का आयोजन करने के लिए रखी गई हो जिसकी राशि पर्याप्त शुद्धता के साथ में निर्धारित नहीं की जा सकती। तो आयोजन बनाने का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाली ज्ञात दायित्वों के लिए है ना। जैसे हमारे पास संपत्ति है, हमें यह ज्ञात है कि आज जो मशीन खरीदी है उस मशीन का उपयोगी जीवन काल 5 वर्ष या 10 वर्ष है, तो 5 या 10 वर्ष के बाद में उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है 10 का 11 वर्ष चल जाए, मशीन 10 की 9 चल जाए, लेकिन हमें लगभग उसके बारे में जानकारी होती है और हमें यह ज्ञात होता है कि एक निर्धारित समय पूरा होने के पश्चात उस संपत्ति को हमें नवीनीकरण करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे पास में कुछ दायित्व है जिनको हमें ज्ञात है, लेकिन हो सकता है उसके दायित्व की राशि हमको पूर्णता से पता नहीं हो, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ऐसी दशाओं में हम आयोजन का निर्माण करते हैं। संचय जो है वह व्यापार की आर्थिक स्थिति दृढ़ करने के लिए बनाए जाते हैं और लाभ पे भारित किए जाते हैं। साधारणतः आयोजन का आशय भावी हानि या दायित्व के लिए की गई व्यवस्था से किया जाता है, लेकिन कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम में दी गई परिभाषाओं के अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि आयोजन केवल निम्न सीमाओं में सिमट जाता है। आयोजन का उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कंपनी अधिनियम के अनुसार देखें तो दो तरह की इन्होंने आयोजन के लिए हमें जानकारी दी है। नंबर 1, संपत्तियों के मूल्य में कमी अथवा ह्रास। जो संपत्ति का मूल्य है जिसके अंदर हमें धीरे धीरे उसमें कमी होनी है, जिसको मूल्यह्रास के रूप में परिभाषित करते हैं, एक तो उसके लिए, और दूसरा ऐसे ज्ञात दायित्व का प्रावधान जिसकी राशि पर्याप्त शुद्धता के साथ में ज्ञात नहीं कर सके। यदि किसी ज्ञात दायित्व की राशि शुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है तो इसे हम आयोजन नहीं करके दायित्व कहेंगे। दोनों चीजों में मामूली सा अंतर हो गया। यदि हम कहें कि यदि हमें किसी चीज की शुद्धता से अनुमान लगा सकते हैं कि हमें 1000 रुपए चुकाने हैं और उसकी हमको व्यवस्था करनी है, क्योंकि वह हमारा चुकाने के लिए राशि हमारे पास निर्धारित है, तो ऐसी दशा में वह आयोजन नहीं होकर वो देयता कहलाएगी। आयोजन के कुछ उदाहरण दिए हुए हमारे पास, जो हमारे पास लेखांकन करते समय विभिन्न समस्याएं आती है। उसके अंदर नंबर पहला है डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। एक व्यापारी अपने व्यापार में माल उधार बेचता है और उधार माल बेचने के बाद ये आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे ग्राहकों से पूरे के पूरे 100% पैसे प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी अपने अनुमान से यह निर्धारित करता है कि इस जो हमने उधार माल बेचा है उसमें से अमुक प्रतिशत राशि डूबेगी ही डूबेगी। हाँ, डूबना तो संभव है, डूबना निश्चित है, लेकिन उसके हम दायित्व का 100% पूर्ण शुद्धता से अनुमान नहीं लगा सकते। यदि चिट्ठे के दिन देनदारों की सूची में कुछ ऐसी मद है जिनके वसूल होने की संभावना नहीं है अथवा जिसकी वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी हानि के लिए आयोजन का निर्माण किया जाता है। उसे डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन कहते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। देनदारों पर छूट के लिए आयोजन। कुछ देनदार ऐसे होते हैं जिनको हमको उधार की राशि वसूल करने के लिए हमें छूट देनी होती है। यदि उस ग्राहक ने हमसे माल परचेज किया है और उसका जब भुगतान होता है तो ग्राहक ये अपेक्षा करता है या ये कहे कि निर्धारित तिथि से पूर्व भुगतान प्राप्त करने के लिए, जैसे ग्राहक को हमने क्रेडिट लिमिट दे रखी है 30 दिन की, और यदि हम ग्राहक
से जल्दी पैसे की उम्मीद करते हैं उसको यदि कहते हैं आप 15 दिन में भुगतान कर दोगे तो हम आपको 2% की छूट देंगे, या नगद प्राप्त राशि होने पर हम उसे छूट देते हैं। यदि व्यवसाय की प्रथा के अनुसार देनदार को भुगतान करते समय उनको छूट दी जाती है तो चिट्ठे के दिन इस संबंध में आयोजन कर लिया जाता है, क्योंकि चिट्ठे में देनदारों के संबंध वही राशि संपत्ति के रूप में दिखाई जानी चाहिए जो हमें प्राप्त होने की आशा है। तीसरा है हमारे पास मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आयोजन। व्यापार में विभिन्न प्रकार की संपत्तियां होती है, उन संपत्तियों का रिपेयर एंड रिनोवेशन करने के लिए हमें कुछ राशि का प्रावधान करना है, क्योंकि हमें पता है कि मरम्मत तो करानी पड़ेगी, रिनोवेशन कराना ही पड़ेगा, लेकिन कितनी राशि खर्च होगी यह हमें शुद्धता से अनुमान नहीं होता है। हम पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर राशि का प्रावधान कर लेते हैं। जैसे जैसे एक संपत्ति हम नई स्थापित करते हैं तो उसमें मरम्मत एवं नवीनीकरण का व्यय कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वह संपत्ति पुरानी होती है तो उसमें मरम्मत और नवीनीकरण की राशि बढ़ती जाती है। विनियोगों के मूल्य गिरने पर आयोजन। यदि हमने व्यापार में कुछ विनियोग कर रखे हैं, हमने व्यापार का पैसा कहीं विनियोग कर रखा है और उस विनियोग के मूल्य में किसी प्रकार की कमी होने की संभावना है, व्यापार जैसे हमने कुछ कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं और अभी वर्तमान में यदि कहा कि शेयर मार्केट की स्थिति के आधार पर कुछ अंशों का मूल्य में कमी होने की संभावना है, तो ऐसी दशा में हम क्या कहते हैं विनियोगों के मूल्य के गिरने का आयोजन कर सकते हैं। इसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के रूप से भी जानते हैं। देनदारों पर डूबत ऋण का आयोजन करने से पूर्व हम देनदारों को 3 भागों में बांटते हैं। जो हमारे पास में एजिंग शेड्यूल्स जिसको कहते हैं, देनदारों की जो सूचियां होती है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक अच्छे देनदार जिन पर हमको लगता है कि ये के पैसे डूबने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अच्छे देनदारों से भुगतान जल्दी प्राप्त करने के लिए हम देनदारों पर छूट के लिए आयोजन में उसको शामिल कर सकते हैं। दूसरे डूबत या अशुद्ध ऋण, जिसके संबंध में व्यापारी को पूर्ण रूप से आश्वासन हो जाता है कि ये पैसा अब वापस नहीं आएगा, वो हमारे पास कहलाता है बैड डेट या डूबत ऋण। और तीसरे होते हैं संदिग्ध देनदार, जिसके संबंध में कुछ संभावना होती है कि इनमें से कुछ राशि तो डूबेगी ही डूबेगी, उसको हम संदिग्ध देनदार कहते हैं। जो हम आयोजन बनाते हैं, आयोजन बनाते समय देनदारों में से जो अच्छे देनदार हैं उसके संबंध में हमें आयोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। डूबत ऋण की राशि जब हमें जानकारी हो जाती है कि इस राशि यह राशि प्राप्त नहीं होगा तो उसे पूर्ण अपलिखित कर देते हैं, बैड डेट के रूप में अपलिखित कर देते हैं। और जो आयोजन बनाते हैं वो मुख्यतः संदिग्ध देनदारों पर, डाउटफुल डेटर्स के ऊपर हमें आयोजन बनाना होता है। जब हम इस प्रकार का आयोजन बनाते हैं तो आयोजन के अंदर लाभ हानि खाते से कुछ राशि चार्ज करते हैं, तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स। दूसरा, यदि हमें देनदारों पर छूट के लिए आयोजन बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं या आयोजन बना लेते हैं। जब कोई राशि किसी वर्ष के अंदर प्रोविजन खाते के अंदर यदि हमारे पास बैड डेट हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो उस अशुद्ध ऋण को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर उस अशुद्ध ऋण को आयोजन खाते में ट्रांसफर करते हैं। बैड डेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करके प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। किसी वर्ष यदि हमें जितना हमें आवश्यक है देनदारों पर डूबत ऋण के लिए जो आयोजन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वह आवश्यक राशि से अधिक उसका ओपनिंग शेष है। जैसे सपोज करिए गत वर्ष देनदार 1 लाख रुपए के थे और हमको 5% आयोजन बनाना था 5,000 रुपए, हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का 5,000 का शेष था। इस वर्ष हमारे पास में 60,000 के देनदार बचे और हमें 3,000 का शेष ही आगे ले जाना। वर्ष के दौरान 1,000 रुपए के ही डूबत ऋण हुए, तो प्रारंभिक शेष हमारे पास 5,000 रुपए का था,
उसमें से 1,000 रुपए डूबत ऋण के अप्लिकित कर दिए। अब शेष हमारे पास बचा 4,000 का, लेकिन हमें 31 मार्च को केवल 3,000 ही शेष रखना है। ऐसी दशा में 1,000 रुपए जो अतिरिक्त है वो वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसी दशा में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम एंट्री करेंगे। आयोजन बनाने के संबंध में दो शब्द, एक से और एक तक, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। यदि कहा जाए कि देनदारों पर 5% से आयोजन किया जाए, इसका मतलब आपको देनदारों के जो शेष है उसका 5% राशि इस वर्ष के लाभ हानि खाते से निकाल के खाते प्रोविजन खाते में ट्रांसफर करनी है। प्रोविजन खाते का प्रारंभिक शेष कुछ भी हो, जैसे गत वर्ष का हमारे पास देनदारों की राशि थी 1,00,000 रुपए, जिस पर 5% से डूबत ऋण आयोजन बनाया जाना था। वर्ष 5,000 रुपए का हमने आयोजन बना दिया। वर्ष के दौरान 1,000 रुपए के डूबत ऋण हुए तो हमने प्रोविजन अकाउंट से चार्ज कर लिया। प्रोविजन अकाउंट में 4,000 का शेष है। वर्ष के अंत में देनदारों की राशि 60,000 है और 5% से आयोजन बनाने जाना है, तो 60,000 रुपए का 5% 3,000 रुपए और इस वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बैलेंस 4,000 प्लस 3,000 बराबर 7,000 रहेगा। इसके स्थान पर यदि ये कहा जाता है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का डेट्स 5% तक रखा जाना है, 5% तक रखा जाना है, इसका मतलब अंतिम देनदारों के 5% के बराबर प्रोविजन खाते का शेष क्लोज जो कहेंगे ना बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे। और यदि 5% से अधिक ओपनिंग बैलेंस की वजह से राशि है तो वापस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। और यदि राशि कम पड़ रही है तो जितनी राशि कम पड़ रही है उतनी ही राशि प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है किसी वित्तीय वर्ष में हमने डूबत ऋण को अप्लिकित कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। उसके 1 या 2 साल बाद में संयोग से जिस व्यक्ति की हमने राशि को राइट ऑफ किया था वह देनदार पुनः आकर हमें पैसे चुकाता है, क्योंकि हम उसका खाता तो पहले से ही बंद कर चुके हैं। ऐसी दशा में जब राशि हमें प्राप्त होती है तो हम केस अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकॉर्ड की एंट्री कर लेते हैं और वर्ष के अंत में बैड डेट रिकॉर्ड अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा